वेलकम स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपको रेजिस्टेंस के बारे में काफ़ी कुछ कहानी बता चुके हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस के अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या क्या रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है उसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर। अगर मान लीजिए टेम्परेचर घटा बढ़ा तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। अगर मान लीजिए टेम्परेचर घटा बढ़ा तो रेजिस्टेंस के साथ क्या होगा। तो देखिएगा, आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हमने रेजिस्टेंस को क्या बताया था, एक ऑब्स्टेकल बताया था। ऑब्स्टेकल का मतलब समझते हैं कि रुकावट। ठीक है, तो अगर रुकावट है, अगर मान लीजिए कि ये हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, ये सब्सटेंस है और इसमें ये सब मॉलिक्यूल्स हैं या इसके जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, अगर इसको यहां से यहां तक जाने में कोई ऑब्स्टेकल मिल रहा है, कोई रुकावट मिल रही है, ठीक है, किसी फिक्स टेम्परेचर पे, अगर उसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें, ठीक है, क्या कर दें, टेम्परेचर बढ़ा दें। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये हीट पाएगा तो क्या होगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी एनर्जी बढ़ने के बाद ये वाइब्रेट तेज करने लगेगा, और जब वाइब्रेट तेजी करने लगेगा तो ये जो यहां से यहां तक जाने का इसका जो प्रॉपर्टी है वो बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, घट जाता है, और उसकी जो ऑब्स्टेकल होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसको एक फार्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कितना घटेगा बढ़ेगा उसको एक फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, क्या होता है, ये है किसी फिक्स टेम्परेचर पे आपको जिस पे निकालना है उस पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये जो है R0 है, ये रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये 1 प्लस अल्फा, अल्फा क्या टेम्परेचर कोएफिशिएंट बोला जाता है, और डेल्टा टी क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, जितने का ये टेम्परेचर आपने राइज किया हुआ है वो टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, इसके बारे में आपको बहुत डिटेल नहीं जानना है। ठीक है, इसलिए इसको हम बहुत ज्यादा डीप पे नहीं पढ़ाएंगे, बस इतना बता दें कि टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो घटता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा और ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इतना प्रॉपर्टी आपको टेम्परेचर की वजह से ध्यान रखना है। ठीक, अब आते हैं अगले जो इंपॉर्टेंट है आपका इसका, ठीक है, कि लेंथ, एरिया इन सब पे कैसे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी भी रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है, अगर मान लीजिए कंडक्टर या मेटल का कोई वायर, किसी भी चीज का वायर बना हुआ है, ठीक है, इसकी लेंथ मान लीजिए L है, आपको गिवन है, क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, तो ये है, तो यहां से यहां तक इसकी लेंथ होती है, ये लेंथ है पूरी, यहां से यहां तक लेंथ इसकी, और जो ये बना हुआ है, ये जो सेक्शन बना होता है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको 2D बनाएं तो ये ऐसे दिखेगा आपको, ये वाला जो शेप होता है ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो कोई भी वायर होता है उसकी एक लेंथ होगी कुछ, और कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ठीक है, तो देखिएगा रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करेगा, इस वायर पे किस किस चीज पे डिपेंड करेगा। तो पहला डिपेंड करेगा लेंथ पे, किस चीज पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। क्यों ऐसा होता है, लेंथ पे क्यों डिपेंड करता है, देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं, आप कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, कहीं कुछ उबड़ खाबड़ रास्ता है, ठीक है, ठीक, अब आप मान लीजिए कि आपको केवल 1 किलोमीटर जाना है। ठीक, अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है, इस केस में आपको ऑब्स्टेकल थोड़ा सा कम मिलेगा। ठीक है, अगर आप यही 10 किलोमीटर आपको जाना पड़ गया तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्स्टेकल ज्यादा मिलेगा।
ठीक है, आप खुद सोचिए ना कि आप इतनी दूरी में जा रहे हैं, आपको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, वही सेम रास्ता है और आप इतनी दूर जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो प्रॉब्लम होने वाली है वो ज्यादा होने वाली है। इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ के साथ बढ़ता जाएगा, लेंथ जितना बढ़ेगा उतना ही रेसिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। ठीक है, जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, जितना कम लेंथ होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा। ठीक है, चलिए तो ये बहुत क्लियर हो रहा होगा, इसको कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए कैसे, आप खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए हमको एक पतली सी पाइप में पानी भेजना है, ठीक है, किसी पतली सी पाइप में पानी भेजना है, ठीक है, तो इसमें आपको जो ऑब्स्टेकल होगा ऑब्वियस सी बात है इसके पाइप के कंपैरिजन में एक मोटी सी पाइप में कम होगा। खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये 4 पार्टिकल को बहुत मोटे से पार्टिकल पाइप में जाना है। ठीक है, अब इस वाले पाइप में आराम से जाएगा, लेकिन इस पतले वाले में क्या होगा, दिक्कत होगी। खुद अंदाजा लगा लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, लेस रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए कम फोर्स अप्लाई होगा। यहाँ पे क्या होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। मोर रेसिस्टेंस इस वाले कैटेगरी में होगा। इसका मतलब एरिया बढ़ा तो रेसिस्टेंस घटा, एरिया घटा तो रेसिस्टेंस बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, अब अगर इन दोनों को कंबाइन करें हम तो रेसिस्टेंस इक्वल टू, भाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है, तो ये एक पी जैसा वर्ड आपको दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं रो। कुछ इस तरीके से बनता है और प्रोनाउंस करते हैं इसको रो से, RHO। क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, रो से प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रो होता है। ठीक है, और ये L/A एज इट इज रहेगा। ठीक है, रो को क्या बोलते हैं, रो होता है रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग वर्ड है। ठीक है, कैसे अलग अलग भी क्लियर कर देते हैं। रो होता है रेसिस्टिविटी, ये क्या होता है, इट इज प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसकी वजह से एनी कंडक्टर और मैटर, कोई भी कंडक्टर या मैटर ऑफर्स रेसिस्टेंस, जिसकी वजह से कोई भी कंडक्टर या मैटर रेसिस्टेंस ऑफर करता है। इस चीज को ऐसे समझ लीजिए, जैसे अगर हम कहें कि आपको कोई सामान दिया जाए, ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज को, रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस के डिफरेंस को। रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस है क्या, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमने ये कंटेनर दिया हुआ जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, वाटर दिया हुआ है, इस पे कंटेनर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। आप इसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस वाटर को आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें दो चीजें होंगी, आप यहां से दे क्या रहे हैं, हीट, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, लेकिन इसका बढ़ क्या रहा है, टेम्परेचर। आप दे क्या रहा है, इसे हीट दे रहे हैं, लेकिन बढ़ क्या रहा है, टेम्परेचर। तो ये हीट क्या है, एक प्रॉपर्टी है इस वाटर के लिए कि हीट की प्रॉपर्टी की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से रेसिस्टिविटी जो होता है ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है, सब्सटेंस के अंदर होता है ये, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। अगर हम कहें कि कोई आदमी अच्छा है, कोई आदमी बुरा है, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अच्छा या बुरा होता है,
वैसे ही रेसिस्टिविटी की बात हो रही है कि वो रेसिस्टेंस कितना बनाएगा, उसके अंदर कितना रेसिस्टेंस होगा, कितना वो रोकेगा, वो हमारा क्या कहां से आएगा, यहां से आएगा कि रेसिस्टिविटी की वजह से। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिए कि अगर आपको एक आयरन रॉड दे दी जाए, ठीक है, एक कॉपर दे दी जाए, ठीक है, और एक एल्युमिनियम दे दी जाए, 3 बार आपको दे दिया गया, ठीक है, आयरन Fe जिसे हम कहते हैं, ठीक है, Cu और एल्युमिनियम 3 बार आपको यूज करने के लिए दिया गया, ठीक है। अब देखिएगा इनकी रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी अगर मान लीजिए क्या यूनिट कैसे क्या चीज होती है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर रेसिस्टिविटी इसकी मान लीजिए कि 10 है, ठीक है, इसकी 6 है और इसकी 4 है, ठीक है, कुछ इस तरीके से 10 6 4 है, कुछ इस तरीके की रेसिस्टिविटी की वैल्यू है। तो इस रेसिस्टिविटी 10 की वजह से इसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। कॉपर की 6 है तो इसकी वजह से इसमें कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, और अगर इसकी रेसिस्टिविटी 4 है तो इसमें कुछ अलग रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर रेसिस्टिविटी, अगर हम कह रहे हैं रेसिस्टिविटी किसी सब्सटेंस की है तो वो सब्सटेंस हमारा किसी भी फॉर्म में रखा हो, किसी भी फॉर्म में मतलब वो अगर बॉक्स में रखा हो, वायर की फॉर्म में रखा हो, ठीक है, या किसी प्लेट की फॉर्म में रखा हो, किसी भी फॉर्म में रखा हो, रेसिस्टिविटी नहीं बदलती। रेसिस्टिविटी किसकी होती है? मटेरियल की होती है, उस सब्सटेंस की होती है। वो किसी भी फॉर्म में रखा हो रेसिस्टिविटी नहीं बदल सकता, ठीक है। रेसिस्टिविटी तभी बदलेगी जब सब्सटेंस बदलेगा, ठीक है। आयरन का आप एक ग्लास ले लीजिए, वायर ले लीजिए, ठीक है, ब्लॉक ले लीजिए, रॉड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सबकी रेसिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी इन सब की नहीं होती। रेसिस्टिविटी किसकी होती है? इस आयरन की होती है, सब्सटेंस की होती है, मैटर की होती है, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर की रेसिस्टिविटी होती है, एल्युमिनियम की होती है। रेसिस्टिविटी इन सब सामान की वजह से ये जो सब्सटेंसेस बनाए गए हैं इससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इन सब का क्या होगा? रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। इस रेसिस्टिविटी की वजह से इसके अंदर कुछ रेसिस्टेंस क्रिएशन हो जाएगा, जो किस पे डिपेंड करेगा? इसके लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। जिसका लेंथ और एरिया जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग इसका रेसिस्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या होती है? कांस्टेंट होती है, जबकि रेसिस्टेंस सब्सटेंस के अकॉर्डिंग उसके लेंथ एरिया के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यहां से अगर रो की वैल्यू, रो को देखें तो ए इधर आके मल्टीप्लाई होगा और एल से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आर का क्या होता है? ओम। और एल का क्या होता है? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर, ठीक है। इसको अगर सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो एसआई यूनिट रेसिस्टिविटी क्या होती है? ओम मीटर होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। रेसिस्टिविटी का मतलब ये होता है, रेसिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस के लिए क्या होती है? फिक्स होती है। क्लियर? आप लोगों ने रेसिस्टेंस पढ़ लिया कि रेसिस्टेंस क्या होता है। क्या होता है रेसिस्टेंस? ऑब्स्टेकल होता है जो कि रोकता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज रोकता है तो उसको कोई चीज उसका अपोजिट करने के लिए भी होता होगा, कोई उसको प्रोसेस करने के लिए भी होता होगा। तो रेसिस्टेंस का अपोजिट जो होता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस का मतलब इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से
ठीक है, जैसे वहां रेजिस्टेंस को R से कंडक्टेंस को कैपिटल G से, ये क्या होता है 1/R होता है। उस इंट्रोडक्शन इसका जानना है क्या होता है, बस पहले कंडक्टेंस क्या होता है 1/R से करते हैं, और ये क्या होता है due to which any substances offers conduction। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकता है, ये रोकेगा नहीं, ये कंडक्शन कराएगा, तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, अच्छा, और इसी चीज के हम इन्हीं दोनों चीज को यूज करके कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। हमने एक नई चीज ऐड कर दी, सुपर कंडक्टर। ये तीन तुमने बात की थी, एक और हमने ऐड कर दिया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा। जो कंडक्टर होता है इसका रेजिस्टेंस मॉडरेट होता है। मॉडरेट समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, ठीक है, एक अप्रॉक्स होता है। ठीक है, तभी इसमें क्या होता है, कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है, कंडक्ट हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर जाती है। इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, क्या होता है, बहुत हाई होता है, और इसी वजह से क्या होता है, इसमें ये जो करंट होती है बिल्कुल नहीं फ्लो हो पाती, एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाती, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में कंडक्टर से थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन इससे थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, एवरेज होगा, बहुत ज्यादा भी नहीं होगा बहुत कम भी नहीं होगा। सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा सुपर कंडक्टर को, कॉन्सेप्ट को। सुपर कंडक्टर जो होता है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है ये क्यों, समझिएगा। ठीक है, क्या होता है कि सुपर कंडक्टर, अगर हमारे पास कोई सुपर कंडक्टर का वायर बना दिया जाए, ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहां से 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपने सप्लाई किया है, ठीक है, और अगर इस एंड पे आ रहे हैं, सुपर कंडक्टर अगर परफेक्टली सुपर कंडक्टर सब्सटेंस है तो यहां पर 30 वोल्ट आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि वायर के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। इसका फायदा क्या होगा, पहला फायदा हीट लॉस नहीं होगा, कहीं पर कोई भी चीज जो वायर है या कोई किसी तरीके की चीज है वो हीट नहीं होगा। ठीक है, कभी हीट नहीं होगा। दूसरा फायदा इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस नहीं होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ जहाँ आपका पावर स्टेशन है वहां जितना इलेक्ट्रिसिटी बनती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, बीच में वायर के थ्रू बहुत सारी लॉस हो जाती है। तो अगर हम सुपर कंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग कर लें, ठीक है, सुपर कंडक्टर बन जाए तो जो इलेक्ट्रिसिटी लॉस है वो बिल्कुल जीरो हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पावर स्टेशन से हमारे घर तक आना है वो पावर स्टेशन पूरी पहुंच जाएगी और जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की बचत बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन अभी तक केवल हम इस चीज को बहुत लो टेम्परेचर पे बना पाए हैं। ठीक है, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर या 0 डिग्री सेल्सियस तक में हम सुपर कंडक्टर नहीं बना सकते। ठीक है, ये बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर का फॉर्मेशन हो सकता है, तो जब लो टेम्परेचर है तो इसको हम एनवायरनमेंट में नहीं एप्लीकेबल कर सकते। ठीक है, तो ये सुपर कंडक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, लेकिन यूजफुल बहुत ज्यादा है ये। ठीक, तो आपको रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंडक्टेंस की यूनिट यहां पे हमने लिखा था 1/R। ठीक है, R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है ना,
तो जो कंडक्टेंस की हो जाएगी इसका उल्टा हो जाएगा, इसका मतलब मुंह। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और ये कंडक्टेंस की यूनिट हो जाती है। ठीक है, तो अगर यूनिट की बात करें इस चैप्टर में तो हमारे पास टोटल 5-6 यूनिट्स की बात हुई है। सबसे पहली हुई है चार्ज की, ठीक है, उसके बाद करंट की, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की, पावर की, ठीक है, और उसके बाद रेसिस्टिविटी की, और लास्ट कंडक्टेंस की। ठीक है, चार्ज की क्या बताया था हमने, कूलम, करंट की क्या बताया था, एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या बताया था, वोल्ट, पावर की क्या बताया था, वॉट, रेसिस्टिविटी की क्या बताया था, ओम मीटर, और कंडक्टेंस का क्या बताया था, मोह। यहां पर हमको ये सारी यूनिट लिखने की जरूरत क्या होगी, एक एनर्जी हमने यहाँ पे नहीं लिखा, क्यों ये लिखा गया है, इस चीज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, उसको समझते हैं। आपको इन सब की डिफिनीशन याद करनी है। वन कूलम किसको कहेंगे, 1 एम्पियर किसको कहेंगे, 1 वोल्ट किसको कहेंगे, 1 वॉट किसको कहेंगे, 1 ओम मीटर का किसको कहेंगे, 1 मोह किसको कहेंगे। ठीक है, इस पांचों की यूनिट का आपको डिफिनीशन याद करनी है। ठीक है, तो डिफिनीशन कैसे याद करनी है, एक फिक्स फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को समझिएगा, फिर उसके बाद अपने से आप इसकी डिफिनीशंस बना सकते हैं, इन यूनिट्स की अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे फॉर्मेट होता है देखिएगा, एक पहले हम समझाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको करंट की यूनिट का डिफिनीशन बनाना है, करंट की यूनिट का डिफिनीशन बनाना है। ठीक है, आप करंट की बिल्कुल बेसिक फार्मूले पे चले जाइए। ठीक है, कौन सा होता है बेसिक फार्मूला, I = Q/T। ये बिल्कुल बेसिक डिफिनीशन होती है ना। ठीक है, सबसे पहला करंट की डिफिनीशन यहीं से आई थी ना कि करंट इज चार्ज ट्रांसफर्ड इन पर सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा पहला डिफिनीशन था। इसमें क्या करें, अगर आप चार्ज को 1 कूलम ले लीजिए, Q 1 कूलम ले लीजिए, और टाइम को 1 सेकंड ले लीजिए। ठीक है, तो उस केस में जो करंट की इसकी करंट की वैल्यू जाएगी वो हो जाएगी 1 एम्पियर हो जाएगी, 1 डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डिफिनीशन कैसे बनाएंगे, डिफिनीशन हो जाएगा 1 एम्पियर ऑफ करंट is defined as the 1 coulomb charge flown through a conductor in 1 सेकेंड। ठीक है, क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा। हमने कहा कि आपको 1 एम्पियर की डिफिनीशन बनानी है। ठीक है, 1 एम्पियर की बनानी है तो आपको इसके बेसिक, सबसे बेसिक फार्मूले पे जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे बेसिक फार्मूला कौन सा है, I = Q/T है। ठीक है, इस फार्मूले में आप Q की वैल्यू 1 कूलम अगर ले लेते हैं और T की वैल्यू 1 सेकंड ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर 1 पुट करेंगे दोनों का तो करंट की वैल्यू 1 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से डिफिनीशन बनाएंगे हम, तो 1 एम्पियर ऑफ करंट इज डिफाइंड एज, करंट की 1 एम्पियर किसको कहेंगे, डिफाइन करेंगे एज द 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो होता है इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मेट याद रखिए। ठीक है, फॉर्मेट याद रखिए, बाकी सबके लिए केवल फार्मूला बता दे रहे हैं और वैल्यू बता दे रहे हैं, बाकी डिफिनीशन आप खुद से बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें वीडियो में हम आपको इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे, ठीक है, आपको सारी डेफिनेशन क्लियर हो जाएंगी, फिर भी इसको हम एक रिव्यू दे देते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे W/Q का। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए 1 वोल्ट के लिए किसका यूज करेंगे, W/Q का। मतलब कि चार्ज को कहीं एक जगह से दूसरी जगह लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 जूल वर्क डन और 1 कूलम वर्क चार्ज को करने जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको 1 पोटेंशियल कहेंगे, 1 वोल्ट कहेंगे, ठीक है। उस तरीके से पावर के लिए आप यूज करेंगे VI, 1 एम्पियर एंड 1 वोल्ट को, ठीक है। रेसिस्टिविटी को यूज करेंगे आप RA/L, ठीक है। रेसिस्टेंस 1 ओनली यूज करेंगे आप, एरिया 1 मीटर स्क्वायर यूज करेंगे और लेंथ को 1 मीटर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां से 1 ओम मीटर आएगा। और सर इस कंडक्टेंस को 1/R सीधे सीधे है, तो इसको आप सीधे सीधे 1 ओम से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको, और चार्ज के लिए Q = N से। ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट क्लास में या इसी के लास्ट में आपको इसका डेफिनेशन दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको खुद से डेवलप करने की कोशिश करिएगा कि हम कैसे इन सब की डेफिनेशंस लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल में हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। बाकी आप खुद से इसको डेवलप करना सीखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं तो हम अगली क्लास में इसकी डेफिनेशन सारा प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप लोग अपने से करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे डेफिनेशंस और यूनिट हमारे पास थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन ऑफ करंट। कहीं पर अगर करंट फ्लो होती है तो उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, क्या क्या यूज होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो क्या क्या यूज होते हैं आप लोग जानते होंगे बहुत सारा, लेकिन उसका हम इफेक्ट देखते हैं क्या क्या यूज होता है। सबसे पहला इफेक्ट हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। प्रीवियस वीडियो में इसका मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दिया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। हमने बताया कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर आपको दिया गया है, ठीक है, कोई कंडक्टर आपको दिया गया है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर इसके अंदर करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इनके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। जो इसके इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि ब्राउनियन मोशन में पहले वीडियो में देखिएगा, ब्राउनियन मोशन कहा था हमने कि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है तो इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, सब सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलाइड हो रहे होंगे। जब एक दूसरे से कोलाइड हो रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कोलिजन की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ रही होगी। कहीं पे कोलिजन होता है तो एनर्जी बढ़ती है उसकी, ठीक है। तो जब कोलिजन की वजह से एनर्जी उसकी बढ़ रही होगी तो हमको किस फॉर्म में दिखेगी, आउटपुट हमको उसको किस फॉर्म में मिलेगा, वो आउटपुट हमको मिलेगा हीट की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगा हमको, हीट की फॉर्म में आउटपुट उसका मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो करंट होता है वो कहीं भी किसी भी कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस करता है। और हीट का हमने फार्मूला डेवलप किया था I²RT, ठीक है। केवल यही नहीं किया था, एक्चुअली हम क्या कहते हैं तो इसको हमने कहा था कि P इन पावर इनटू टाइम से किया था, ठीक है। पावर का हमने 3 फार्मूला देखा था, VI, ठीक है, I²RT, V²/RT, ठीक है। क्या क्या, या तो आप ये यूज करिए या ये यूज कर लीजिए, ठीक है, या ये यूज कर लीजिए।
जैसी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ये चारों फार्मूले आप यूज कर सकते हैं हीट के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए, ठीक है। I स्क्वायर आर टी पावर इनटू टाइम, V इनटू I इनटू T, V स्क्वायर अपॉन R इनटू T, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में सारा हमने इसको समझाया था कैसे ये हुआ है, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट आप करें, अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं कहां पर है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट होगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एप्लीकेशन देखते हैं जरा। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट देखते हैं, कैसे उसको हम कम करेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट में देखा जाए तो आप हीटर यूज करते हैं, ओवन यूज करते हैं, ठीक है, ये दोनों यूज करते हैं। आप और भी सब्सटेंस यूज करते हैं, लेकिन इन दोनों को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। क्या होता है हीटर में, क्या होता है हमारे पास कुछ कॉइल्स होती है इस तरीके से, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो जब करंट इसमें फ्लो होगी, इन कॉइल्स में जब रेजिस्टेंस फ्लो जब हाई है, जब करंट फ्लो होगी तो ये करंट को अपने अंदर होल्ड करके रखेगा, क्योंकि ऑब्स्टेकल है रेजिस्टेंस, एक तरीके से रोकने का काम करता है। तो ये रेजिस्टेंस इस जो कॉइल्स में है, इसमें ये उसको रोक के रखेगा, उस करंट को रोक के रखेगा, और जितना ज्यादा करंट को रोक के रखेगा इसके अंदर अपने अंदर, उतना ज्यादा हीट डेवलप होगी इसके अंदर, ठीक है। जब हीट डेवलप होगी तो हमको हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना होगा उसको, ठीक है। तो हीटर में हमारे लिए यूजफुल हो गया ये। तो ऐसे किसी भी सब्सटेंस जिसका रेजिस्टेंस हाई है, जिसका रेजिस्टेंस हाई है, उसको हम हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज कर सकते हैं। एक और आप लोगों को यूज बता देते हैं, जो पिछले वीडियो में बताया था आयन का, ठीक है। ये तीन चीजें आपके बहुत फ्रीक्वेंटली हीटिंग एलिमेंट की तरह यूज करते हैं आप लोग, ठीक है। इसमें जो सब्सटेंस हमारा यूज किया जाएगा उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, जितना मैक्सिमम हाई कर सकते हैं उतना मैक्सिमम हाई करेंगे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम और होती है इसके साथ, अगर रेजिस्टेंस हाई है, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो पावर भी हाई होगा, अगर रेजिस्टेंस हाई है तो क्या होगा, पावर भी हाई होगा, और पावर हाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम सारी चीजें एक साथ नहीं रख सकते। आपको अगर हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो हाई पावर जरूरत पड़ जाएगी, और हाई पावर में मोर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन चाहिए तो उसके लिए इकोनॉमिकली हमारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपके लिए आइडियली तो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए इन सब में, हीटर में, ओवन में, आयरन में, जितना हाई रेजिस्टेंस होगा उतना यूजफुल होगा। लेकिन अगर हम देखें इकोनॉमिकली तो ये प्रॉब्लम भी है हमारे लिए, ठीक है। हम इकोनॉमिकली इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन उतना ज्यादा नहीं रख सकते, तो इसलिए हमको मॉडरेट रखना चाहिए। कैसा रखना चाहिए ना, बहुत ज्यादा रखना चाहिए ना बहुत कम रखना चाहिए, ठीक है। किस लिए, ध्यान दीजिएगा, हमारे इसके यूज के लिए नहीं, आपकी इकोनॉमिकली कंजप्शन के लिए, ठीक है। तो ये चीज होता है। अगला एप्लीकेशन इसका देखते हैं, नेगेटिव एप्लीकेशन। ये तो आपका पॉजिटिव एप्लीकेशन हो गया, मींस यूज क्या हो गया इसका, ठीक है। नेगेटिव एप्लीकेशन देखें, अगर हमारे जितने इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, ठीक है, जो कि हीटिंग एलिमेंट की तरह हमको यूज नहीं करने हैं, ठीक है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस होता है, जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए फैन का, ठीक है, बल्ब का, ठीक है, टीवी का ले लीजिए, 3 एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। और भी सारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं, अगर इनका रेजिस्टेंस हाई हुआ, ठीक है, अगर इनका बाय चांस रेजिस्टेंस हाई हुआ, या रेजिस्टेंस तो खुद इसके अंदर होगा ही, तो क्या होगा, इनके अंदर हीट क्रिएट होगा, हीट क्रिएट होगा, जिसकी हीट की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, इस हीट की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हीट हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
और इनको एक लिमिट पे जाके बर्न कर सकता है। फैन को, बल्ब को, टीवी को और भी जो इक्विपमेंट्स होंगे इनको ये बर्न कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए निगेटिव एप्लीकेशन हो, निगेटिव इफेक्ट हो गया हीटिंग का। ठीक है, तो इसलिए हम इन सब में रेजिस्टेंस जितना कम से कम रख सकते हैं, जितना मिनिमाइज कर सकते हैं उतना मिनिमाइज करके रखना चाहिए। ठीक है, इसकी पावर, रेजिस्टेंस मिनिमाइज करने का मतलब लो पावर। ठीक है, रेजिस्टेंस मिनिमम का मतलब लो पावर की होनी चाहिए। फैन है, बल्ब है, टीवी है, लो पावर होना चाहिए। अब एक दिमाग में मेंटालिटी आ जाती है कि लो पावर से इनकी इफिशियंसी भी तो कम हो जाएगी। फैन है, वैसे बहुत अच्छे स्पीड से चल रहा है, अगर हम पावर कम कर दिए तो उसकी इफिशियंसी भी कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, कम है। बल्ब है, लो पावर कर दे तो उसकी जो ल्यूमिनेसेंस है, जितना चमकदार है उसका चमकदार कम हो जाएगा। टीवी है, लो पावर का हो जाएगा, वो एप्लीकेशन नहीं मिलेगा जो अच्छे पावर के टीवी मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, लो पावर यूज तो होना चाहिए लेकिन उसकी क्वालिटी से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए कोई। ठीक है, तो क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस में हम क्या करेंगे, लो पावर तो यूज करेंगे लेकिन क्वालिटी बेटर रखते हुए। ऐसा ना कि क्वालिटी भी डाउन कर दे लो पावर की वजह से, क्वालिटी मेंटेन रहे और पावर भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें नेगेटिव वाले में इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। फ्यूज की वर्किंग हम लास्ट टॉपिक ये पढ़ाएंगे इसकी। ठीक है, हाउस होल्ड वायरिंग की। ठीक है, इसमें बताएंगे लेकिन अभी इसको इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। ये क्या होता है हमारे घर के सर्किट में। ठीक है, स्टार्टिंग सर्किट में ये यूज होता है। ठीक है, क्या होता है ये जहां यूज होता है फ्यूज, एक इमरजेंसी स्विच की तरह काम करता है। ये आपका मेन सोर्स है और फ्यूज का सिंबल ऐसा नहीं होता है, अभी इसको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, अभी ऐसे समझने के समझ लीजिए। ठीक है, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक बहुत ही थिन वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, थिन वायर होता है। आप अपने घर के स्विच बोर्ड्स वगैरह में इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं फ्यूज का। ठीक है, क्या होता है, ये बिल्कुल थिन वायर होता है जो कि अगर मान लीजिए बाय चांस ऐसा हुआ कि यहाँ से बहुत हाई करंट पास होनी शुरू हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या होनी शुरू हो गई, बहुत हाई करंट पास होनी शुरू हो गई। तो जैसे यहाँ हाई करंट इस वायर के पतले से वायर में पहुंचेगा, इस पतले से वायर में ये हाई करंट पहुंचेगा, वैसे ये हाई करंट क्या होगा, इसके अंदर हीट डेवलप होगा। इस वायर पतले वाले वायर के अंदर क्या होगा, हीट डेवलप होगा, और जब हीट डेवलप होगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये तुरंत यहाँ सर्किट अलग अलग हो जाएगा, ये वायर जल के खत्म हो जाएगा और जो करंट आगे जानी थी वो आगे नहीं जाएगी, यहीं तक पहुंचेगी। तो जो आपके घर के अप्लायंसेस थे जो कि आगे इस बहुत हाई करंट की वैल्यू से आप हो सकता था डिस्ट्रॉय हो सकते थे, ठीक है, या बर्न हो सकते थे, वो इस फ्यूज की वजह से नहीं बर्न होंगे, केवल ये फ्यूज मेल्ट होकर तुरंत खत्म हो जाएगा और आगे करंट की वैल्यू, हाई करंट की वैल्यू नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये हमारा ब्रीफ इंट्रो है, केवल फ्यूज को भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। ठीक है, फ्यूज एमसीबी वगैरह सब डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो अभी बस इतना जानिएगा कि केवल फ्यूज का काम क्या होता है कि हाई इस हीटिंग इफेक्ट की वजह से यूज होता है उसका। ठीक है, कि हीटिंग इफेक्ट को यूज करते हुए अपने आप को मेल्ट कर लेता है और मेल्ट करने के बाद क्या होता है कि ये पूरा खत्म हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और ये हाई करंट आगे नहीं जाएगी और घर के सारे अप्लायंसेस हमारे सेफ रहेंगे। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है हमारा। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हीटिंग इफेक्ट के हमारे करंट की देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा केमिकल इफेक्ट कल बताएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।